यूपी पीसीएस ने 2024 में ऑप्शनल पेपर हटा के बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था। क्योंकि ऑप्शनल पेपर में स्केलिंग के चांसेस होते थे। ऑप्शनल पेपर में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते थे उसमें काफ़ी मार्क्स आ जाते थे, मैथ्स जैसे ऑप्शनल में, और ह्यूमैनिटीज़ जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें मार्क्स कम आने की वजह से ऑप्शनल एक बड़ा डिफरेंशिएटर बन गया था और ऑप्शनल के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहे थे। इसको रिफॉर्म करते हुए यूपी पीसीएस ने ऑप्शनल को हटा के दो पेपर, नए पेपर इंक्लूड किए, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 यूपी रिलेटेड यूपी रिलेटेड सारे उसके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से रिलेटेड ये पेपर था। नमस्कार दोस्तों, द ऑफिसर्स पॉइंट के यूपी पीसीएस प्लेलिस्ट में आपका दोबारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस के पेपर 5 और पेपर 6 के सिलेबस को, उस पर डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे, इसके प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसमें आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे मार्क्स लेके आना है। तो सबसे पहले दोस्तों कि इसमें एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं कि 14 हफ्ते में कैसे 400 मार्क्स जो कि पेपर 5 200 मार्क्स और 200 मार्क्स पेपर 6 पर कैसे कंक्वेयर किया जाए, कैसे इस पे काबू किया जाए कि आपका मार्क्स इतना हो कि आपको सिलेक्शन में ये कभी भी हर्डल ना बने। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर 5 और पेपर 6 के सिलेबस में है क्या। तो पेपर 5 और पेपर 6 में सिलेबस में अगर हम सबसे पहले देखें तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ पेपर 5 के सिलेबस को। पहला पार्ट है हिस्ट्री एंड हेरिटेज, दूसरा पार्ट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तीसरा पार्ट है सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, चौथा पार्ट है सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर और एंशियंट सिटी, जैसे में कि प्रयागराज का एंशियंट सिटी के रूप में क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन 2 बार यूपी पीसीएस ने पूछा है। इसी तरीके से बाकी जितने भी महाजनपद थे, अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो महाजनपद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि जितने भी थे वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जितने टूरिज्म सिटी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एंशियंट अपना सिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसी तरीके से मथुरा आर्किटेक्चर आपको पता है, म्यूजियम्स हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, जो भी नियोलिथिक साइट्स हैं या फिर पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जो भी मिला हो यूपी के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम स्ट्रगल में स्पेसिफिक यूपी स्पेसिफिक फ्रीडम स्ट्रगल का, जैसे अवध का क्या रोल है, रोहिलखंड का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1857 की क्रांति, जो कि आपको पता है कि बलिया के मंगल पांडे का इनमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह की चीज़ें पढ़ सकते हैं। वेमेन का क्या रोल है यूपी के फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में यूपी वेमेन ऑफ यूपी का क्या रोल रहा है, यही एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स में आप पढ़ सकते हो। जवाहरलाल नेहरू से लेके कितने बड़े बड़े नेता, मदन मोहन मालवीय तक, सब यूपी से आए हुए हैं। तो इनके बारे में समझिए। सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिव्स, कस्टम, जैसे में ये कि यूपी में किस तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, स्पेसिफिक हो गया जो बड़े फेस्टिवल है, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस। इसके अलावा जो लोकल लेवल पे फेस्टिवल है, जैसे पूर्वांचल की कोई फेस्टिवल लोकल हो सकती है, बुंदेलखंड की फेस्टिवल लोकल हो सकती है, उसके बारे में भी इसको पढ़ना है। दूसरा हो गया अपना कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर हम समझे तो एक तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव को पढ़ने के लिए और सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ने के लिए ये आपको बताया जा रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, बाई कैमरल है, यू, और इसके बाद सीएम और गवर्नर का क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को ये करते हैं। इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज, हाई कोर्ट, स्टेट क्राइटेरिया, फंड, इलेक्शन, जैसे इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, कैसे इनका इलेक्शन होता है, कैसे म्यूनिसपैलिटी के, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज में आपको पढ़ना है। गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी ने क्या नए स्टेप्स लिए हैं, डिजिटाइजेशन हो गया, आईटी आईटी की वजह से क्या गवर्नेंस एट द गुड डोर स्टेप आया है, लैंड रिफॉर्म किस तरह के किए गए हैं यूपी में, इसको भी पढ़ना है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड वेलफेयर में इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, जैसे यूपी
एज ए स्टेट का क्या चैलेंजेस है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे नेपाल के बॉर्डर के होने की वजह से कैसे ये चैलेंज होता है, कैसे इतने सारे बॉर्डर स्टेट्स 8 करीब करीब इतने स्टेट्स उसको कवर करती है, तो उससे क्या चैलेंजेस हुए हैं, एक्सट्रीमिज्म, किडनैपिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे यूपी बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, आज भी चैलेंजेस हैं, जैसे में बहुत सारा क्राइम क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राइम हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है और उसके लिए क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से वाटर कंजर्वेशन के लिए जैसे जल शक्ति स्कीम हो गया, या फिर एनजीओज और उसके इश्यूज और कंट्रीब्यूशन, जैसे यूपी में डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज है जो कि काम कर रही है, अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बारे में उनका कंट्रीब्यूशन और उनके जैसे इश्यूज क्या हैं, जैसे फंडिंग का इशू हो सकता है, वर्कर का इशू हो सकता है, स्किलिंग का इशू हो सकता है। जैसे रिसेंट एफसीआरए एक्ट है, वो यूपी के एनजीओ को कैसे इफेक्ट करती है उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से की फोकस एरिया सोशल एंड डेवलपमेंट, मेडिकल और हेल्थ सिस्टम ऑफ यूपी, जैसे हेल्थ पेशेंट और हेल्थ हॉस्पिटल का क्या रेशियो है, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट है, कितने स्टेट हॉस्पिटल्स हैं, वो पढ़ना है। यूपी के रोल इंडिया के डेवलपमेंट में उसको पढ़ना है। करंट अफेयर, टूरिज्म, इनोवेशन, टेक और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें पढ़ना होगा। तो ये रहा दोस्तों पेपर 5 का सिलेबस। पेपर 6 के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमको समझना है कि पेपर 6 में इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पेपर 6 के सिलेबस को अगर समझे तो इसमें सबसे पहला पार्ट इकोनॉमी और फाइनेंस है, दूसरा पार्ट ज्योग्राफी एंड इंफ्रा है, तीसरा है एग्री और फॉरेस्ट्री है, चौथा इकोलॉजी और एसएनटी है, इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम समझने की कोशिश करें इसको, तो आप देखो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी का इकोनॉमी किस तरह से ग्रो किया है, कि कैसे हमने 1 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ है कि इतने टाइम तक स्टेट जीडीपी, जीएसडीपी जिसको हम बोलते हैं, वो कब तक पहुंचेगा, इसमें क्या चैलेंज आ रहा है उसको पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी बजट को कैसे ग्रो कर रही है, कैसे अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रही है, इसको पढ़ना है। तो इसका पूरा ओवरव्यू और इसका स्टेट बजट, इसको पूरा पढ़ना है। ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज, जैसे में किस तरह से ट्रेड कर रही है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको पता है कि यूपी लगातार इंप्रूव किए जा रही है, और इस क्यों कर रही है, किस तरह से उसने अपने चैलेंजेस के साथ सॉल्व किया है, इसको पढ़ना है। इसी तरह गवर्नमेंट स्कीम, प्रोजेक्ट और वेलफेयर जो भी इस सारी चीज़ों में हुई है, इसके बारे में। इन्वेस्टमेंट इश्यूज, आपको पता है कि पहले ऐसे होता था इन्वेस्टमेंट समिट्स होते थे, बट ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन नहीं होता था। आज की डेट में भी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे तरीके के चैलेंजेस है। इंडस्ट्री अब सेटअप होने लग गई है, पूर्वांचल बुंदेलखंड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। डिफेंस कॉरिडोर जैसे एग्जाम्पल है बुंदेलखंड का, कि यहाँ पर नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। इसी तरीके से पब्लिक फाइनेंसेस, टैक्सेस, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगातार क्वेश्चन आए, इसको पढ़ना है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे में जेवर एयरपोर्ट हो गया, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स का एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आसानी से की जा सकती है। इसी तरह से ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल रिलीफ, क्लाइमेट, ड्रेनेज हो गया, पावर रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी, ये अपना चैलेंज है। यूपी ने क्या टारगेट रखा है, कैसे क्लीन कर रहा है, कितने अपने फॉरेस्ट को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। यूपी का जी जो सारा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे में वेस्ट यूपी हो गया, ईस्ट यूपी हो गया, साउथ यूपी जिसको बुंदेलखंड बोलते हैं, ये सारे वहाँ पर अपना इनका डिफरेंट फिजिकल रिलीफ है, किस तरह की माइनिंग मिलती है, किस तरह का इंडस्ट्री सेटअप है, सबको पढ़ना है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ यूपी, जैसे एक्सप्रेसवेज आपने पढ़ा होगा हाल ही में, जैसे लखनऊ से कानपुर नया ये रोड नए आई है 63 किलोमीटर की, उसको आप उस तरह के क्वेश्चन देख सकते हो। नेचुरल रिसोर्स और मिनरल, जैसे मैंने पहले बताया था। डेवलपमेंट इंडिसेस इन यूपी, इसको भी पढ़ना है। डेवलपमेंट इंडिसेस मतलब कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के में क्या रोल है, कितना इंप्रूव कर रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी क्या वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पे पढ़ना है। एग्री और फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल और पेपर में एक ही पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिपीट होता है। जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर हो गया, जैसे में ग्रेप्स हो गया या फ्लावर हो गया, इससे लगातार क्वेश्चन आ जा रही है, इसके आपके नोट्स होने चाहिए। जैसे स्पेसिफिक जैसे ग्रेप्स हो गया, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है उसमें क्या कर रही है, जैसे शुगर केन हो गया, ये सब में क्या कर रही है। डाइवर्सिटी एंड सॉल्यूशन इन एग्री, कि किस तरह से डाइवर्सिटी की जा रही है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज से निपटना
निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज को सॉल्व से बचने के लिए किस तरह से मिटिगेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं उसको पढ़ना है। एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, जैसे स्कीम्स हो गया, एक पेड़ माँ के नाम, या फिर हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस तरह से सोशल फॉरेस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लोगों को परसुएड किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है कि आप सोशल फॉरेस्ट्री करो, इस पे है। एक्वा कल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जैसे मैंने बताया था, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उसके लिए क्या कर रहा है, एक्वा कल्चर के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे वेटलैंड ऑफ यूपी हो गया। इधर आप देखोगे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे थोड़े दिन पहले पिछले साल 2000 25 24 के मेंस में उन्होंने वेटलैंड ऑफ यूपी पूछा था क्वेश्चन। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ये हो गया, डेमोग्राफिक एंड सेंस ऑफ यूपी से क्वेश्चन है, इकोसिस्टम, फ्लोरा, फौना, जितने भी नेशनल पार्क्स हो गए, दुधवा हो गए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हो गए, ये सब के बारे में क्वेश्चन आपको पूछेगा। पोल्यूशन, किस तरह का पोल्यूशन हो रहा है, जैसे वाटर पोल्यूशन हमको पता है कि कानपुर से लेके गंगा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, क्या कारण है उस पोल्यूशन का, किस तरह से इंडस्ट्री का जो सीवेज मटेरियल है उसमें छोड़ दिया जाता है। इलाहाबाद में आपको हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कुंभ मेला आयोजन किया गया था, वहां पर रिवर क्लीनलीनेस का क्या हाल है। क्लाइमेट चेंज और फोरकास्टिंग, एसएनटी एडवांसमेंट इन यूपी, यूपी स्पेसिफिक एसएनटी के एडवांसमेंट के लिए क्या क्या स्टेप ले रहा है, इसको भी पढ़ना है। तो ये रहा दोस्तों यूपी पीसीएस के पेपर 5 और 6 का एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया कि इस पेपर में क्या पूछा जाता है, और इस पेपर से रिलेटेड मैंने एक आइडिया आपको छोटा सा दिया है। लेकिन दोस्तों सिलेबस समझना इनफ नहीं होता है, इस पेपर में मार्क्स कैसे लेके आना है, इस पे सबसे पहला जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी जानने के लिए आपको ये समझना है कि किस तरह से पहले आंसर्स बच्चे लिखते थे, मार्क्स नहीं आता, और किस तरह लिखने पे मार्क्स आता है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कभी भी जैसे यूपी को आप प्रिपेयर करते हो, तो आपने प्रिपेयर ऐसे किया है कि आपने जेनरिक आंसर लिख दिया कि यूपी को आपने बैकग्राउंड में लास्ट लाइन या 1 या 2 पॉइंट लिख के आप सोचते हो कि मार्क्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हर पॉइंट, जितने भी आंसर लिखते हो आप, जितने भी आर्गुमेंट्स देते हो, मान लो कि जैसे हमने सिलेबस में ये पॉइंट पढ़ा था, ये यूपी के इकोनॉमी के बारे में, तो यूपी अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स ले रही है, हर पॉइंट में आपको यूपी का डेटा या फिर गवर्नमेंट का कोई स्कीम इसको इंक्लूड करना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। तो एंकर एवरी आर्गुमेंट इन द इकोनॉमिक डेटा, मतलब कि आप हर चीज में आपको यूपी का डेटा डालना है, या यूपी का कोई स्कीम डालना है, या फिर यूपी का कोई पॉलिसी डालना है जो कि इकोनॉमी पे काम कर रहा है। आप जो भी जेनरिक एग्जांपल देते हो कहीं कहीं का, दूसरे दूसरे स्टेट का, वो छोड़ के आप स्पेसिफिक एग्जांपल यूपी का आपको देना है। जैसे बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जैसे स्कीम हो गया, जल जीवन बुंदेलखंड हो गया, जैसे डिफेंस कॉरिडोर, आपको इस तरह के एग्जांपल्स आप जब तक नहीं डालोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इंटरलिंकिंग आना चाहिए, एक जैसे वाटर कंजर्वेशन, आपको लिंकेज है, वाटर कंजर्वेशन रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी से लिंक्ड है, उसी तरीके क्लाइमेट चेंज से वो रिलेटेड है, उसी तरह वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो आपको जो कंटेंट है आपका, उसको आप बार बार रिपीट करने की कोशिश करो कि आप एक कंटेंट जो आप पढ़ते हो उसको आप और भी जगह कहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जैसे वाटर कंजर्वेशन को आप क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन तीनों के पॉइंट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। आपको बस ये समझना है, ये सीखना है कि इसको कैसे इंक्लूड करना है, कैसे एक ही कंटेंट को बार बार यूज करके आप इफेक्टिव आंसर बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लान बताता हूँ कि अगर अभी से आपको करना है, प्रीलिम्स में का डेट अभी 6 दिसंबर है दोस्तों, और आपके पास टाइम है 4 साढ़े 4 महीने का। अगर 2 महीने आपने अभी इस पे लगा दिए कि डेली अगर 4-5 घंटे, अगर 2 महीने हम इस पे पढ़ते हैं और 2 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो आपके प्रीलिम्स के बाद का जो प्रिपरेशन हो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 2.5 महीने का 14 वीक का एक प्लान आपके लिए तैयार करके लाया हूँ कि इसको कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो 14 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले समझना है कि पहले 5 वीक में आपको अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हो उसको पढ़ो। उससे आप सबसे पहले एक छोटा उसके शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू के हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां वीक होता है, इसमें हम उसको करंट अफेयर के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे सर्वे का पॉइंट हो गया उसको लिंक करेंगे, बजट के फिगर इंक्लूड करेंगे, जो भी हाल फिलहाल का जो डेटा अपडेट हुआ है उसको अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या इसमें अपडेट करके अपने नोट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा 2 बार रिविजन ऐसे होगा। और आखिरी फेज में होगा कि हमको नया मटेरियल कोई नहीं करना है, ये जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उससे शॉर्ट नोट्स, 1 पेज के नोट्स वैसे बनाने हैं, शॉर्ट 1 पेज और नोट्स बनाने हैं।
ताकि आपको एग्जाम से पहले ज्यादा डिफिकल्टी बिल्कुल भी ना हो। वन पेजर नोट्स बनाने हैं तो पहले 4-5 हफ्ते में आपको स्टैंडर्ड बुक सारे पढ़ लो। आप एक टाइमलाइन तैयार कर लो कि पहले 2 वीक में आप पेपर 5 अच्छे से करोगे, पेपर 5 अच्छे से करोगे, फिर आखिरी 2 वीक में पेपर 6 एक बार अच्छे से रीडिंग कर लोगे। आप रीडिंग करने के बाद उसमें नोट्स बनाना शुरू करो। हर 1-1 घंटा 2-2 घंटा दे दे के नोट्स बनाने के तैयार करो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो अभी सिर्फ। और उसके बाद अगले कुछ वीक्स में उसको नोट्स को और रिफाइन करके उसमें करंट अफेयर इंक्लूड करना है, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। आपको जो भी नया डेटा आपको कुछ भी दिखता है वो इंक्लूड करो, ताकि स्टैटिक बेस और स्टैटिक और करंट का लिंकेज बना रहे, आपका आंसर अपडेटेड लगे। ये नहीं कि पुराना रिपीटेड जो भी आपने घटना चक्र में पढ़ लिया या फिर जहां भी पढ़ लिया उसको आप बार बार रिपीट करो। तो ये गलतियां नहीं करनी है। और आखिरी में आपको नया मटेरियल कोई नहीं पढ़ना है। आखिरी 4 हफ्ते में सिर्फ एक पेजर नोट्स बनाने हैं, समरी सीट्स बनाने हैं और डेटा टेबल्स बनाना है, ताकि आपके लिए बहुत आसान रहे। तो सबसे पहले जैसे स्टैटिक कोर के लिए मैंने बताया था कल्चरल बैकबोन, जैसे में आपने एंशियंट सिटी पढ़ा तो काशी हो गया, कौशल हो गया, सारे महाजनपद के बारे में पढ़ो। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, मेडिवल आर्किटेक्चर हो गया, हेरिटेज आर्क हो गया। ये सारी चीजें जो हैं जो पीवाईक्यूज में बार बार रिपीट हो रही है उनको जरूर से पढ़ो। उसी तरीके से फ्रीडम एंड सोसाइटी में अवध का एनेक्सेशन हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया, ट्राइबल इश्यूज हो गए जो कि यूपी में चल रहे हैं, उसको पढ़ना है। इसी तरीके से फिजिकल रिसोर्सेज में अगर देखोगे तो तराई का जैसे फिजिकल डिवीजन क्या है, कैसे भाभर, कैसे बांगड़, कैसे ये सारे सॉइल का डिवीजन है, बुंदेलखंड के अपने क्या चैलेंजेस हैं, ड्रेनेज में गंगा यमुना के बारे में बताना है, घाघर के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। मिनरल्स जैसे जो मिल रहे हैं यूपी के अंदर, खासकर ललितपुर रीजन वाला हो गया, या फिर नीचे इलाहाबाद प्रयागराज में काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं। ये जो पूरा बेल्ट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ो। उसी तरह गवर्नेंस फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर सीएम का जो रोल हो गया, पंचायती राज हो गया, इसको अच्छे से पढ़ो। फिजिकल पॉलिसी का बेसिक्स हो गया, जैसे एफआरबीएम एक्ट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ो। ये जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको पढ़ो। उसके बाद इसको करंट्स अपडेट करना है, जैसे यूपी के बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं 2026-27 में, जैसे वो 9.12 लाख करोड़ आया, ओडीओपी का 2.0 पॉलिसी लॉन्च हुआ है, एमएसएमई का इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी, ये सारी आई हैं। एक्सट्रीमिज्म जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है अपने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं, मेडिकल कॉलेज किस तरह 36 से 81 कर दी गई हैं, हेल्थ का बजट किस तरह से बढ़ा है। तो ये बार बार जो आप इधर सिलेबस के अंदर जो रिसोर्सेज पढ़ते हो इसको अपडेट करना है। पेपर 5 पेपर 6 में ये करंट वाले जितने पॉइंट है, खासकर पॉलिटी हो गया या इकोनॉमी हो गया, इसमें आप अपडेट करो, ताकि आपका आंसर मॉडर्न लगे, नया लगे, रिपीटेड ना लगे कि आप सबकी तरह कॉपी कर लिया आपने एक ही जगह से। उसी तरीके से स्टेट एक्शन प्लान, तो हर टॉपिक में जैसे पॉलिटी में हो गया, इकोनॉमी में हो गया, सिक्योरिटी और हेल्थ में हो गया, एनवायरमेंट में हो गया, अपने पॉइंट्स इंक्लूड करो। लेटेस्ट पॉलिसीज, लेटेस्ट रिपोर्ट्स, जैसे यूपी गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट होगा उसको इंक्लूड करने की कोशिश करो, ताकि आपका आंसर मॉडर्न लगे। सबसे पहले ये सारी चीजें जब आप तैयार कर लोगे, आपका एक अच्छा खासा कंटेंट आपका तैयार जब हो जाएगा, तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबको ये बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिख लो, हो गया आंसर। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यूपी से लिंक्ड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कभी भी जेनरिक डेफिनेशन के बारे में स्टार्ट मत करो। जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर के बारे में आ गया कि यूपी हॉर्टिकल्चर के लिए क्या स्टेप्स ले रही है या फिर क्या कुछ कर रही है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर को एक्सप्लेन मत करने लग जाओ। आप जो भी रिसेंट डेटा है या रिसेंट कुछ भी कंटिन्यूटी है, कुछ ऐसी पॉलिसी आई होगी, उसके बारे में इंट्रोडक्शन में ही लिख दो, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आपको यूपी रिलेटेड चीजें पता हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ यूपीएससी के लिए या फिर कोई अदर एग्जाम, कोई स्टेट एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर किया और आपने डेफिनेशन बस याद कर लिया, बस यूपी रिलेटेड आप कोई पॉइंट नहीं लिख रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप जेनरिक डेफिनेशन लिख के सोचते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से आप पैराग्राफ जो लिखते हो, तो आपको हर एक पॉइंट में, जैसे मैं बोल रहा हूं, आर्ग्यूमेंट जो भी देते हो, जिस भी तरह का देते हो, लेकिन एग्जाम्पल आपको यूपी का इंक्लूड करना है। यूपी का एग्जाम्पल इंक्लूड करना है, तभी जाके मार्क्स मिलता है दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। जब भी आंसर राइटिंग में जैसे स्ट्रक्चर, कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम्स है। तो आप फ्लो चार्ट बनाओ या फिर यूपी का मैप बनाओ। ये भी दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे 10 से 15 सेकंड के अंदर यूपी का मैप, सुंदर मैप आप कैसे बना सकते हो, इसके बारे में सीखना है। 10 से 15 कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसको आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो कुछ फ्लो चार्ट इंक्लूड करो, कि फ्लो चार्ट इंक्लूड करो कि आपका आंसर विजुअली
अट्रैक्टिव रहे, लोग देख के ही समझ जाए कि इसने कुछ अच्छा आंसर लिखा होगा। और कंक्लूजन हमेशा कोर आर्गुमेंट को समराइज करो, एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दो। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि कॉशियसली पॉजिटिव आइडिया होना चाहिए कंक्लूजन में, कि आप हमेशा पॉजिटिव बताओ, बट ये बोलो कि और भी कुछ स्टेप्स लेने हैं जिससे ये चीज सुधर सकती है। तो हम इसी तरीके से आंसर राइटिंग पे वर्क कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने इंट्रोडक्शन जैसे बच्चे क्या लिख देते हैं, यूपी का बजट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द इयर्स। इससे ज्यादा मार्क्स मिलेगा दोस्तों, या ये बताओ कि अगर आप स्पेसिफिक फिगर लिखे हो कि मोर देन डबल्ड फ्रॉम 3.47 लाख करोड़ इन 2016-17 टू 26-27 में 9.12 लाख करोड़ हुआ। तो दोनों पॉइंट ने सेम ही चीज लिखा, बट इसमें यहाँ पर फिगर ऐड कर दिया गया है, स्पेसिफिक डेटा ऐड कर दिया गया है, टारगेटेड डेटा ऐड कर दिया गया है। इससे आपका आंसर और ज्यादा सुंदर हो जाता है। जैसे एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूसेस हाई यील्ड। पॉइंट अच्छा है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि 53.2% ऑफ यूपी वर्कफोर्स, आप यूपी स्पेसिफिक एक पॉइंट लिख रहे हो कि इतने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और इतना अनाज प्रोड्यूस होता है, और ये नेशनल आउटपुट का क्या कितना परसेंट है, 20.6%। तो ये आपको एक तरीके से ये पॉइंट स्टैब्लिश ये कर रहा है कि यूपी का रोल कितना है इंडिया के ग्रोथ में। आप जब ये पॉइंट्स ऐसे लिखोगे तो अपने आप आपको मार्क्स मिलेगा। इन दोनों पॉइंट सिमिलर है, बट यहाँ पर यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल होने की वजह से इस पॉइंट को एक मार्क्स ज्यादा मिलेगा, आधा मार्क्स हर पॉइंट में ज्यादा मिलने लग जाएगा इन कंपैरिजन टू ये पॉइंट। तो हमेशा याद रखना है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्रूव्ड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस पॉइंट को इन कंपैरिजन की 36 से 81, 36 टू 81 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 21-41 लाख हो गया। साल का नाम लिख दो 2025 में। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे पॉइंट्स लिखे हो। तो जब भी आप जो 1 पेजर नोट्स तैयार करोगे तो नोट्स के पॉइंट्स इस तरह से अरेंज्ड होने चाहिए। इसी से आपको ये पॉइंट्स, आप इसको बार बार एग्जामिनेशन से पहले मेंस के टाइम रिवाइज करोगे, तभी जाके ये सीधा आपको आंसर में सीधा लिख पाओगे, ये छाप पाओगे। जब जब तक ये नहीं करते हो, आपको मार्क्स इन कंपैरिजन की यूपी इज एक्सपोर्टिंग मोर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो इससे मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर जेनरिक पॉइंट लिखने पे जेनरिक मार्किंग होती है, और स्पेसिफिक पॉइंट, हाइपर लोकल पॉइंट या फिर टारगेटेड पॉइंट लिखने की वजह से हर पॉइंट पे आधा मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में इन इस पूरे पॉइंट को अगर 3 मिलता है, तो आपको 100% यहाँ पर 5 से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, ये पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो इसी तरीके से दोस्तों हमको समझना है कि आप, जैसे मैंने बताया था कि डायग्राम लिखना है, तो हर चीज में डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो। मान लो कि ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हो या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंक्लूड कर रहे हो, तो आपको अपने नोट्स में ये सारी चीजें तैयार करके रखनी होगी कि गंगा यमुना ड्रेनेज के क्या क्या रोल है, कहाँ पर, जैसे ये मैंने मिनरल का दिखाया है कि जैसे बुंदेलखंड किस मिनरल की वजह से जाना जाता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बताया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बताया। आप पॉइंट्स लिख के बता सकते हो, जेवर के बारे में लिख के बता दो, कुछ डिफेंस कॉरिडोर के बारे में लिख के बता दो, जैसे ओडीओपी के बारे में क्लस्टर्स आप मैप पे बना के दिखाओ। जैसे गोरखपुर इज नोन फॉर टेराकोटा, यूपी का जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल डिफेंस कोर का इंडस्ट्रियल नोड है, यहाँ पर फिरोजाबाद ग्लास के लिए जाना जाता है, तो अलीगढ़ लॉक के लिए जाना जाता है, मेरठ स्पोर्ट्स गुड के लिए जाना जाता है। तो आप सारे पॉइंट को ये क्लस्टर में बना के दिखाओ। जैसे ओडीओपी का क्वेश्चन आता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह से बना के दिखाओ कि कैसे ये मैप की वजह से आपका एग्जामिनर को आसानी हो जाती है चेक करने में, मार्क्स देने में, कि ये बच्चे ने जब ये मैप इतना सुंदर बनाया है, इतना पॉइंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मैप के अंदर ही, तो आंसर भी अच्छा लिखा होगा, वो शायद आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी कर दे। तो आपको ये समझना है कि किस तरह से मैप बनाने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से जैसे दोस्तों कि इंपॉर्टेंट ये है कि क्रॉस लिंकेज आना चाहिए, सेम पॉइंट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मैं शुरू में ही बता रहा था, रूरल इकोनॉमी का मान लो कि कभी कुछ क्वेश्चन आता है, तो आपने ओडीओपी को डायरेक्ट यहाँ से भी लिंक कर सकते हो कि कैसे सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करता है, कैसे एक्सप्रेसवे जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है, कैसे आपको क्लियरली डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लिख सकते हो, ऐसे पीसीसी कैसे रिवर्स माइग्रेशन को, तो आपको पॉइंट लिंक के जाना चाहिए। रिन्यूएबल फोकस हो गया, इसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हुआ, इसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगे, इसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन होगा। तो एक ही पॉइंट को आप डिफरेंट डिफरेंट जगह लिख सकते हो कि एक्सप्रेसवे कंडक्शन, इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी वजह से जॉब क्रिएशन होगा, इसकी वजह से माइग्रेशन पोटेंशियल कम होगा, इसकी वजह से सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। तो पॉइंट्स को आपको आना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपने ये तैयार किया उसको आंसर राइटिंग में
कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंटरलिंकेज आना चाहिए, इंटरलिंकेज थिंकिंग आपकी जनरेट होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि कैसे हम एक ही पॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट जगह लिख के मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं। तो आपको पॉइंट सोचने की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये आ गया तो पेपर में आप कभी भी सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपको नए पॉइंट्स जनरेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपका पेपर टाइमली कंप्लीट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉस लिंकेज या इंटर लिंकेज अगर आप सीख लेते हो तो। इसी तरीके से दोस्तों, मैं सबसे पहले हर पेपर का, जैसे जीएस पेपर 5-6 का हाई यील्ड एरिया जो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। जैसे 1857 का रिवोल्ट हो गया, इसमें अवध रोहिलखंड का रोल हो गया, पंचायती राज हो गया, 73rd अमेंडमेंट हो गया, इसका डेवोल्यूशन चैलेंज हो गया, जैसे फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, ये तीनों के पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज में किस तरह से ये चैलेंज हो रहा है। फंड का चैलेंज होता है, फंक्शंस, आप उनके फंक्शंस को डिवॉल्व नहीं कर रहे हो, फंक्शनरीज मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो वेल स्किल्ड नहीं है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म, उसका रोल, उसने किस तरह से अपना रोल असर्ट किया है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब रेवोल्यूशनरी में जो फ्रीडम फाइटर्स यूपी के स्पेसिफिक हैं, उनके पॉइंट्स आपको उनका 1 पेजर नोट से होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जो लीडर्स हैं यूपी से रिलेटेड उनका होना चाहिए। इसी तरीके से ट्राइबल इंटीग्रेशन इशू हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव इशू हो गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यूपी स्पेसिफिक म्यूजियम, आर्काइव, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, ये सारी चीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है कि बुद्धिज्म प्रोपोगेशन, तालुकदार ऑफ अवध, द कल्चरल वेट ऑफ प्रयागराज, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसी तरह से पेपर 6 में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ओडीयूपी हो गया, एमएसएमई हो गया, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, बजट इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा आता है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, स्मॉल मार्जिनल फार्मरी स्पेस, एक्सप्रेसवे, हॉर्टिकल्चर, वाइल्ड लाइफ में भी जैसे ये नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी मैं बता रहा था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत बार क्वेश्चन है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूपी, ग्रास रूट इनोवेशन, ये डायरेक्ट सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। तो इन सब पे अगर 1 पेजर नोट्स आप बनाते हो, आप स्टैंडर्ड कोई सोर्स से बनाओ, उसको करंट अफेयर से लिंक करो, करंट अफेयर से लिंक करने के बाद आप 1 पेजर नोट्स जो बनाते हो उसको बार बार पढ़ोगे तो अपने आप मार्क्स आएगा दोस्तों, अपने आप। यूपी स्पेसिफिक पॉइंट इसमें लिखो, यूपी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है, आर&डी पे कितना खर्चा कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको इस तरह से मैट्रिक्स याद होना चाहिए कि कितना बजट, ये जीएसडीपी है, कितना बजट है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहा है, डेट टू जीएसडीपी रेशियो कितना है। इस तरह एग्रीकल्चर का आपको हर चीज याद है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ सेक्टर का बजट कितना है, टूरिज्म में टोटल फुटफॉल्स कितने हैं, कितने लोग आए थे, कितना कितना वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। तो ये सारे पॉइंट्स आप छोटे एक नोट्स में, आई विल सजेस्ट कि डेटा का ना एक छोटी डायरी बना लो, इसमें हर जो नया डेटा होता है, पुराना डेटा होता है, वो लिख के रखो, अपडेट करो रेगुलरली, ताकि न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हो, करंट अफेयर में जो भी मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ते हो, बजट में कोई पॉइंट मिलता है, कोई नया पॉलिसी लॉन्च होता है, उसको वहीं पर मेंशन कर दिया करो और उस डायरी को रखा करो। डायरी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिक ये होना चाहिए। इसी तरीके से स्कीम का लिंकेज का क्लीन, ये आपको चीट शीट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये सब स्कीम्स का नाम आपको याद ही होना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो गया, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी हो गया, इस तरह एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में पीएम किसान हो गया, मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम हो गया, यूपी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है। ये सब पॉलिसी आपको बार बार लिखना है, कहीं पर भी आता है तो उसको इंक्लूड करना ही, अपने आंसर में इंक्लूड करो। इस तरह वाटर मैनेजमेंट के लिए जल जीवन मिशन हो गया, स्पेशली बुंदेलखंड वाले, इसको एग्जाम्पल को बार बार करो कि कैसे ये सक्सेसफुल हो जा रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए ओडीओपी स्कीम हो गया, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंडस्ट्रीज प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए जैसे बफर में सफर योजना, एसएपीसीसी मिशन, स्टेट एग्रीकल्चर मिशन जो है उसको ये करना है। कंक्लूड एवरी सोशल और इकोनॉमिक विद स्टेट मैकेनिज्म, हर जितने भी ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें कंक्लूजन के लिए ये स्कीम्स यूज करो।
जब तक ये स्कीम यूज करोगे, एग्जामिनर मार्क्स देने से पहले कंक्लूजन पढ़ेगा और देखेगा कि यूपी स्पेसिफिक स्कीम लिखा हुआ है, तो अपने आप आपको ज्यादा मार्क्स देगा। तो आपको ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरीके से जैसे मैंने दोस्तों बताया था कि ये चीज तो पढ़ना ही है, इसके अलावा आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, लेकिन इसेंशियल चीजें क्या याद कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं सर्वे, बजट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये यूपी के वेबसाइट से जाके ये सारी चीजें आप तैयार करो, इसको मैप में ड्रॉ करके रख लो अभी से एक बार में, कि आपको समझ में आ जाए इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में। इसी तरह से अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक को बोलो तो राकेश सारस्वत की बुक काफी अच्छी है। आपको डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनके नोट्स भी आप यूज कर सकते हो। आप अपने इसको फॉलो करके अपना खुद का नोट्स बनाओ, करंट से इसको इंक्लूड करो, करंट के पॉइंट्स लिखो, ताकि आपको यूपी के वेबसाइट से आप इसको अपडेट करो, यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट से अपडेट करो, ताकि ये सारे पुराने नोट्स होते हैं, बहुत ज्यादा ये इन्वेस्ट नहीं करते, नए नोट्स बनाने पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इनको थोड़ा सा फॉलो करो। डिजिटल पोर्टल्स को फॉलो करो, जैसे इन्वेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूपी पोर्टल हो गया, एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल हो गया, यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पोर्टल हो गया, टूरिज्म डिपार्टमेंट का पोर्टल हो गया। ये सबसे डेटा निकाल के अपने 1 पेजर नोट्स में अपडेट करना है। और इसको आप अगर सितंबर एंड तक कर लेते हो, सितंबर एंड तक कर लेते हो, उसके बाद आप प्री पे फोकस करते हो, तो समझ लो आप 400 मार्क्स आपके हाथ में हैं। 400 मार्क्स में आप आराम से 225 से 230 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। तो इसी तरीके से करके मेरे भी मार्क्स आए थे। तो आपको ये बात समझना है। कुछ चलने से पहले, खत्म करने से पहले कुछ फाइनल डायरेक्टिव देना चाहता हूं, जिसको आपको फॉलो करना ही है। ये सब करने से पहले सबसे पहला काम करोगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करके रखो, थीम वाइज डिवाइड कर लो कि कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, इकोनॉमी से, सिक्योरिटी से, ये किस तरह से क्वेश्चन आए। अगर आप ये एनालिसिस करके रख लेते हो और देख लेते हो किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगा। जैसे मैंने पीवाईक्यू का, और यूपी में पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट भी होता है, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डेली फ्रॉम वीक 1, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग कोई ऐसा नहीं कि आप आज स्टार्ट करोगे और अच्छा आंसर लिखने लगोगे, इट विल टेक सम टाइम। जैसे 200-300 आंसर लिखने के बाद ही आपका अच्छा आंसर राइटिंग हो पाता है। तो डेली आंसर राइटिंग करो, डेली 2-3 आंसर लिखो, तो अपने आप ही 2 महीने के बाद आप अच्छा आंसर लिखने लग जाओगे। मैप मसल मेमोरी, जैसे कि मैप में हर चीज बना के डेली मैप बनाओ, और टिल एग्जाम आपको 10 सेकंड के अंदर मैप बनाने आना चाहिए। कि आप मैप, आपको बनाने में हेसिटेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैप बनाओ, उसको पॉइंट आउट करो कि कौन चीज कहाँ पे लोकेटेड है, किस चीज के बारे में बता रहा है। जैसे अगर माइनिंग के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप लिख लिए, ड्रेनेज के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो वो लिख लिए। जैसे मान लो प्रयागराज के बारे में ही आता है, तो प्रयागराज कहाँ पे है, उसको किस चीज का सिग्निफिकेंस है, आपने मैप पे ही दिखा दिया। लोकलाइज करके आपको एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। जैसे कभी भी नेशनल एग्जाम्पल्स मत दो, आप यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल दो, उसी से मार्क्स मिलेगा। जैसे वाटर कंजर्वेशन में बुंदेलखंड हो गया, इंडस्ट्री के बारे में फिरोजाबाद हो गया, या मेरठ हो गया, या फिर टेराकोटा का अगर आपको लिखना है तो गोरखपुर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल दो। और आखिरी इसमें जब आप 1 पेजर नोट्स बनाते हो, तो कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो, 1 पेजर समरीज को हमेशा याद रखो। इसको करना है एग्जाम से 1 महीना पहले, आपका 1 पेजर नोट्स ही आपका सब कुछ, आपका लाइफलाइन होगा। तो इसी तरीके से आप 400 मार्क्स इस पेपर में लेके आ सकते हो। ये अल्टीमेट डिफरेंशिएटर है। इसमें अगर मार्क्स लेके आना है तो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करो। इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे तो 400 मार्क्स में, जैसे मैंने बताया कि 225 से 230 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, और 225-230 मार्क्स आ गए तो आप समझ लो आपका यूपी में एसडीएम के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करो। और इस तरह के वीडियोस और भी डालता रहूंगा, यूपी पेपर से रिलेटेड और भी पीवाईक्यू डिस्कशन भी करता रहूंगा। और वीडियो देखने के लिए